नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में एक ऐसे मुद्दे पर जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया की वजह से उत्पन्न हुआ है। दरअसल वजह यह कि कल तक ज्योतिराज सिंधिया राज्यसभा के सदस्य थे, अब वो गुना से लोकसभा के सांसद हैं। अब उस वजह से मध्य प्रदेश की राज्यसभा की एक सीट खाली हो जाती है। अब 1 अनार और 100 बीमार। सीट तो एक खाली हो रही है, लेकिन वहाँ दावेदारी कई लोगों की है। कुछ खुलकर जता रहे हैं तो कुछ मन ही मन जुगाड़ कर रहे हैं। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर ये राज्यसभा की रेस कहाँ जाकर थमेगी, किसके नाम पर रुकेगी और भाजपा हाईकमान इस पर क्या फैसला करेगा। क्या इस पूरे मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा, किसी व्यक्ति पर, किसी नेता पर, या मोदी और अमित शाह की पसंद इस पर भारी पड़ेगी। मामला मध्य प्रदेश के लिहाज से थोड़ा सा महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो हो सकता है कि बीजेपी के लिए उतना महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन मध्य प्रदेश भाजपा और यहाँ के नेताओं के लिए कई बार ये जीवन मरण का सवाल भी है। क्या कोई नया नाम आएगा जिसकी कभी किसी ने कल्पना ना की हो, लेकिन ऐसा लगता है कि 240 सीटें जीतने के बाद जो बहुमत में कमी आई है राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के, उससे लगता है कि भाजपा का जो हाईकमान है, जिसे लोग मोदी और अमित शाह के नाम से जानते हैं, वो संभवतः प्रदेश के नेताओं से भी विचार करे, संघ की राय को भी तवज्जो दे और कोई ऐसा चौंकाने वाला नाम नहीं आएगा जो ऐसा लगे कि ये अचानक कहाँ से आ गए। अभी तक तो ऐसे ही होता रहा है, लेकिन इस बार ये तय हो जाएगा कि 240 सीटों के बाद भी भाजपा हाईकमान यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी क्या अभी भी उसी ढंग से निर्बाध रूप से फैसले कर रहे हैं या वो सबसे बातचीत करके निर्णय करते हैं। मामला महत्वपूर्ण है, चर्चा के लिए मौजूद है। इसके लिए हमारे स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री योगीराज योगेश जी, फोन लाइन पर जुड़ेंगे सामाजिक कार्यकर्ता श्री रमेश सिंह जी, और स्काइप पर हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली से भोपाल तक की जानकारी रखने वाले हमारे पत्रकार साथी रंजन श्रीवास्तव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल रंजन जी, राज्यसभा का मामला है। पहले तो राज्यसभा का मतलब ये था कि वहाँ विद्वान लोग जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि लोकसभा में विद्वान नहीं जाते हैं, लेकिन विषय के विशेषज्ञ जाएं, साहित्यकार जाएं, कवि जाएं, किसी समाज की के किसी क्षेत्र में विशेषतापूर्वक काम करने वाले ऐसे लोग जाएं जिनके राष्ट्रीय स्तर पर पहचान की ज़रूरत हो, और वो सब मिलकर राज्यसभा के समय का इतना सदुपयोग करें कि एक एक पल देश के उन मामलों में चिंतन किया जाए जो राष्ट्र के निर्माण में ज़रूरी है। लेकिन पिछले कई वर्षों से, हम कह सकते हैं कई दशकों से, वो परंपरा टूटी है। राज्यसभा भी एक तरह से जोड़ तोड़ का केंद्र बन गई है। वहाँ भी दान देने वाले लोग राज्यसभा की सीट पा जाते हैं। इसके बाद अगर कोई लोकसभा हार जाता है तो ऐसे प्रत्याशियों को राज्यसभा से भेज दिया जाता है, और वो जो राज्यसभा की जो बहुत ही गरिमा थी उसमें थोड़ी सी गिरावट आई, ऐसा लगता है। और जहाँ तक मध्य प्रदेश की ज्योतिराज सिंधिया की सीट का सवाल है, सिंधिया जी भी उस लेवल में नहीं आते थे राज्यसभा के लायक, लेकिन राजनीतिक मजबूरी थी कि उनको राज्यसभा में पहले रखा जाए और फिर उसको मंत्री बनाया जाए। राज्यसभा में नहीं आने से हमारा मतलब उनकी काबिलियत पर शक नहीं है, लेकिन वो जनता के नेता थे, वो जन नेता थे, इसलिए वो लोकसभा से जाने का उनका रास्ता था और वो चुनाव हार गए थे लोकसभा के में, और उसके लिए बीजेपी नेतृत्व ने उनको राज्यसभा से भेजा। और वो हारे कब थे? जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे। इस बार वो भाजपा से सांसद है। जाहिर है कि राज्यसभा की सीट पर क्या गुना के भाजपा सांसद रहे केपी यादव का नाम आता है, या फिर बहुत सारे नाम हैं, चंबल से भी जयभान सिंह पवैया का नाम भी है, इसके अलावा कई आदिवासी नेता हैं उनके नाम भी है, फिर मध्य प्रदेश में गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा का भी नाम इसमें आता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो ये बताएगी कि क्या इसमें जोड़ जुगाड़ है या फिर राज्यसभा के हिसाब से वो परिपक्वता और साहित्यिक और विशिष्टता के गुण हैं जो राज्यसभा के लिए उनको दावेदार बनाते हैं। आपकी राय? राघवन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक समय था साहित्य और कला, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता था, और राज्यसभा ऐसी जगह थी जहाँ पे डिबेट को पूरा देश बड़े ध्यान से सुनता था। इसलिए अपर हाउस हम इसको बोलते हैं, और अपर हाउस में जब डिबेट होता था, बहुत ही क्वालिटी डिबेट होती थी, लोग पढ़ते लिखते थे और उसकी बड़ी चर्चा होती थी। आपने सही कहा, पिछले कुछ समय से परंपरा खत्म हो गई है,
अब तो उसमें थैली शाह भी आने लगे और जातिगत या क्षेत्र की संतुलन को भी देखा जाने लगा, जो कि पहले नहीं था। कि अगर मध्य प्रदेश से 11 मेंबर हैं तो उसमें बीजेपी है तो कितने दलित होंगे, कितने ट्राइबल होंगे, मतलब अगले इलेक्शन को देखते हुए, जो अगला चुनाव आ रहा है या आने वाला है, उसको देखते हुए समीकरण बैठाया जाता था कि हम उन जातियों को प्रतिनिधित्व राज्यसभा में करें। और वो व्यक्ति या डिबेट कर पाता नहीं कर पाता है, पढ़ता लिखता नहीं है, वो अलग बात है, वो सब किनारे हो गया। अब उस परिप्रेक्ष्य में तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। और वर्तमान में जो सिंधिया जी की जगह खाली हुई है, रंजन जी, सही का 1/900 विभाग। रंजन जी, ये लोकसभा नहीं है जी, अपना चैनल, आप यहाँ लंबी डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी चर्चा थोड़ी सार्थकता की तरफ ज़्यादा जाती है, इसलिए आपके विचार का स्वागत है। यहाँ लंबा भी विचार हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और पिछले कुछ समय से जो मध्य प्रदेश में देखा गया, उसको लेके भाजपा में नाराजगी भी थी, खासकर भाजपा इसलिए कि ज्यादा सीट भाजपा की हुआ करती है जी, विधानसभा की वजह से, जो उसकी स्ट्रेंथ है। तो बाहर से पैराट्रूपिंग बहुत होने लगा था। बाद में पार्टी को लगा कि नहीं, लोकल लोगों को भी महत्व देना है, तो सुमित्रा वाल्मीकि आ गई, सुमेर सिंह सोलंकी। अब लगता है बाहर से जो पैराट्रूपर्स हैं उनका नंबर कम होता जा रहा है जी। उनका फायदा कोई मध्य प्रदेश को मिला नहीं, जो पैराट्रूपर्स थे। आप मेरी बात से सहमत होंगे। बिल्कुल, ना तो मध्य प्रदेश के विकास में, ना ऊपर कोई काम करने में। हमने रंजन जी, मैं थोड़ा सा इसमें आपको जरा सा रोकूंगा। जी सर। हमने कई बार इस पर चर्चा भी की और लिखा भी है कि जो राज्यसभा से जाते हैं जीतकर, उनका भी एक तरह से उनके कामकाजों का भी ऑडिट होना चाहिए कि वो मध्य प्रदेश के लिए क्या कर रहे हैं। अगर वो मध्य प्रदेश के लिए 6 महीने में ना सही, साल भर में ये जरूर बताएं कि उन्होंने मध्य प्रदेश के हितों का कहाँ कहाँ रक्षण किया और कहाँ कहाँ मध्य प्रदेश के हितों का विस्तार किया। लेकिन ये कम हो पाता है क्योंकि लोग अपने स्वार्थ में ज़्यादा लगते हैं, जबकि राज्यसभा में जो लोग जाते हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि वो थोड़े से निस्वार्थ हो, थोड़ा सा दलगत आधार से ऊपर उठकर बात करें। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा अब घटता जा रहा है। जी, तो मैं तो रिक्वेस्ट ये करूंगा कि 1-2 प्रोग्राम आप इसी पे करिए जी, कि जो राज्यसभा में आए लोग हैं उनका परफॉर्मेंस क्या रहा है मध्य प्रदेश को लेकर के, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है मध्य प्रदेश को लेकर के, तो बहुत अच्छी बहस होगी। इसको भी कभी जब भी आपका सुझाव सिर माथे जरूर उस पर बात करेंगे। तो 2 तरह के लोग अभी जो हम देखते हैं जाते हैं, एक तो वो कि जिनका हमें जात का या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देना है, और दूसरा जो चुनाव नहीं जीत सकते या नहीं लड़ सकते, ऐसा नहीं जीत नहीं सकते, लेकिन माना जाता कि वो, जैसे आपने कहा ना कि सिंधिया जी वो लोकसभा काबिल हैं, मजबूरी में राज्यसभा भेजा गया। आप याद कीजिए मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे हमारे, असम से राज्यसभा के मेंबर थे जी, तो कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है, पॉलिटिक्स में रहते हुए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। लेकिन लोकसभा जो ये लड़ाई होती है, डिफरेंट लड़ाई होती है जी, डिफरेंट कॉन्टेस्ट होता है, उसमें नहीं फिट बैठते हैं, तो उनके लिए राज्यसभा है, अच्छी डिबेट भी करते हैं, उसको ऊंचा ले जाते हैं। तो अभी तो 1/900 विभाग का मामला है, जो स्ट्रेंथ है भाजपा का ही आना है। मुझे लगता है कि अभी सेंटर थोड़ा वीक है, और खासकर अभी जो भागवत जी का जो एक इंस्ट्रक्शंस आए हैं, जो कंसर्न आया है कर प्रणाली को लेकर के सत्ता पक्ष को, तो मुझे लगता है। और तीसरा पक्ष है कि भाजपा ने पहली बार 29 सीट पूरी आपको सेंटर को दे दिया, जो उनकी कंसर्न था कई सालों से, कई दशकों से। जैसे परसिमन हुआ है, 29 सीट हुए हैं, मतलब डिवीजन के बाद 2000 के बाद। तो मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में जो लोकल लीडर्स हैं, सीएम हैं और लीडर्स हैं, उनसे पूछकर ही भाजपा करेगी या करना चाहिए कि अगला व्यक्ति कौन हो और कौन जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। दरअसल मनमोहन सिंह की आपने बात की तो वो तो देश के ऐसे दुर्लभ प्रधानमंत्रियों में थे कि लोकतंत्र में वो कायदे में लोकसभा से जाना चाहिए, लेकिन चूंकि विद्वान थे, अर्थशास्त्र के जानकार थे, इसलिए उनको राज्यसभा से भेजा गया। एक बार, 2 बार, लगातार वो 2 बार बनकर राज्यसभा से जाकर वो पीएम बने। वो उस पर कभी अलग चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल है कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें, माने 29 जन नेता यहाँ की जनता ने, मतदाताओं ने भाजपा को दे दिए। अब एक सीट जो जन नेता के पास चली गई थी, उस पर अधिकार विषय के विशेषज्ञों का, विद्वानों का, कला के जानकारों का होता है। हो सकता है कि कोई संगीतकार को यहाँ से भेज दिया जाए, किसी वरिष्ठ साहित्यकार को भेज दिया जाए, इसके अलावा कोई
कृषि विशेषज्ञ जा सकता है राज्यसभा के लिए, कोई शिक्षाविद जा सकता है जो मध्य प्रदेश में शिक्षा के लिए जाना जाता हो। जरूरी नहीं कि उसने कोई बहुत बड़ी किताबें लिखी हों, लेकिन अगर वो अच्छी शिक्षा पद्धति को लेकर आया है, बच्चों को पढ़ाने के मामले में उसने कुछ विशेषता हासिल की है, तो उसको भी भेजना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप बहुत नामचीन विद्वानों को भेजें। योगीराज जी, ये सारा मामला इस पर केंद्रित हो रहा है कि 29 जन नेता चले गए हैं, क्योंकि 30 सीटें हैं नहीं मध्य प्रदेश में, तो जन नेता वाला तो कॉलम पूरा फुलफिल हो गया है। अब राज्यसभा का मतलब है कि जो थोड़े से विशिष्ट होते हैं, जो जानकार होते हैं, वो संगीतज्ञ हो सकते हैं, वो गायक हो सकते हैं, वो पत्रकार हो सकते हैं, वो नृत्य कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, शिक्षा के, विज्ञान से, तो बहुत सारे चीज़ें जिसके लिए राज्यसभा बनाई गई है। आपकी राय? एक अनार और 100 बीमार, जैसा मैंने पहले कहा, इस पर पार्टी ऐसे लोगों को चुनकर भेज सकती है जो उनके भीतर भी विषयों के जानकार हो, या फिर पार्टी के बाहर थोड़ा सा लोगों को चुनकर भेज सकते हैं। आपकी राय? देखिए, विषय विशेषज्ञता का तो अब पैमाना बहुत पीछे चला गया कि जो जिस विषय के विशेषज्ञ हैं उसका तो कोई मोल पॉलिटिक्स में कम से कम नहीं रखता। पॉलिटिक्स में तो एक ही बात का विशेषज्ञ होना चाहिए, या तो आप उनके वो जो राजनीतिक पैमाने पर आप फिट बैठते हो, जातिगत पैमाने पर फिट बैठते हो, और जो आने वाले भविष्य को लेकर राजनीति चमकाई जैसा कि उस पर फिट बैठते हो, तो ये उनकी विशेषज्ञता होनी चाहिए। और एक चीज़ और, जो लोकसभा के अलावा राज्यसभा के भीतर जाकर भी हंगामा कर सके, सदन को ना चलने दे, देश के हित में होने वाले चिंतन को पर मैं बाधा डाल सके, उसके बाधक बन सके, ये भी उसका हिस्सा काबिलियत का। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे मूल काम है कानून बनाना जी, राज्यसभा में आप जाते हैं तो कम से कम ऐसा आदमी होना चाहिए जिसको कम से कम लीगल, कानून, इन सब की तो जानकारी होना चाहिए ना। लेकिन इस पैमाने पर कितने लोग खरे उतरते हैं और कितने लोगों को इस पैमाने पर खरा पाते हुए पार्टी राज्यसभा में भेजती है। या तो सबके अलग अलग इंटरेस्ट रहते हैं और उसके आधार पर राज्यसभा में भेजा जाता है, और भेजने के लिए कई बार पहले ही कमिटमेंट कर दी जाती है। अब जैसे गुनाह की जो बात कही जा रही है, तो गुनाह में तो मंच पे अमित शाह ने कहा कि हम केपी यादव को कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे और हम उनको सेंट्रल में इनका उपयोग करेंगे। तो एक तरफ इशारा उनका ये भी था कि उनको राज्यसभा में भेजा जा सकता है। नहीं, ये तो लोग समझ रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं है, उन्होंने कहा कि सेंट्रल में एडजस्ट करेंगे, तो सुविधापूर्ण ये है कि राज्यसभा भेजेंगे। वहाँ तो कई कमेटियाँ होती हैं सेंट्रल में, कई कमेटियों के अध्यक्ष होते हैं, तो वो वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन सुविधा हमको इसी में है कि केपी यादव शायद गुनाह में नहीं। देखिए, राज्यसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समकक्ष जाए। सिंधिया की बात यदि सबसे तगड़ा कोई नाम चल रहा है तो वो केपी यादव का ही चल रहा है। जी, तो कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ ना कुछ रहा ही होगा। और जहाँ तक बात कानून की है या तमाम तरह की विशेषज्ञता की बात है, तो केपी यादव उस पैमाने पर तो फिट बैठते नहीं, केवल एक ही पैमाने पर फिट बैठ रहे हैं कि वो यादव में, और उसी क्षेत्र, मतलब एक बेटर रिप्लेसमेंट सिंधिया के रूप में उनका हो सकता है। ये एक तरह की संभावना वहाँ नजर आ रही है। लेकिन वैसे तो वहाँ बात ये भी चल रही है कि इस बार किसी ब्राह्मण को या किसी उस क्षेत्र से किसी ऐसे आदमी को दिया जाए, नरोत्तम मिश्रा के वहाँ से नाम चल रहे हैं, और भी अन्य अदर्स जो जयवान सिंह पवैया के वहाँ नाम चल रहे हैं। लेकिन सिंधिया जी नहीं चाहेंगे कि जो व्यक्ति उनको हराकर लोकसभा में गया था गुनाह से, जब वो चुनाव जीते हैं गुनाह से, तो उन्हीं के समकक्ष वो राज्यसभा में जाकर बैठे। ये मतलब हमारी निजी राय है। राजनीति में कोई किसी को अपने से आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, और कोई भी आदमी कम से कम उस क्षेत्र के व्यक्ति को, तो मेरे ख्याल से अब लोगों के दिल इतने बड़े नहीं हैं कि वहीं के किसी आदमी को अपने समकक्ष आने दे। तो केपी यादव बनेंगे, भले ही अमित शाह कहेगा, इस पर मुझे थोड़ी शंका है। नहीं, बिल्कुल आपकी शंका बिल्कुल निर्मूल साबित नहीं होगी, सही है। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ हो जाए, लेकिन ताकि केपी यादव का तो भला हो। जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये कि जब नाम सामने आते हैं तो इनमें से सामने आते हैं। जी, ये अंतर समझ में नहीं आ पाता कि ये लोकसभा का चुनाव है कि राज्यसभा का चुनाव है। वही आपने टिकट का जब आप फार्मूले तय करते हैं लोकसभा के लिए, तब भी वही फार्मूला है आपका, जातिगत और तमाम तरह के समीकरण। राज्यसभा में भेज रहे हैं तब भी आपका वही फार्मूला है। तो जो विषय विशेषज्ञता की जो बात हो रही है वो कहाँ चली जाती है। अब आप देखिए, राज्यसभा से कैसे कितने बढ़िया मेंबर आए। हमने देखा सेंट्रल में काम, जयशंकर प्रसाद ये राज्यसभा से ही आ रहे हैं, अश्विनी वैष्णव। तो ये बात ऐसी होती है कि जब इतने ऐसे इस स्तर के लोग विषय
विशेषज्ञता की अपार अनुभव वाले जब लोग आते हैं तो एक बेहतर काम होता है, एक ऐसी व्यवस्था देते हैं जो मिसालें बनती हैं। और जब आप जातिगत पैमाने पर फिट करते हैं, जब आप ये देखते हैं कि हमारा आदमी है या किसी तरह से इनको वहाँ से भेजना, अब भोपाल से एक आते हैं वो मुरुगन है, मतलब यहाँ के जो राज्यसभा मेंबर है, नाम ही शायद किसी को नहीं पता होगा, वो सेंट्रल में आई भी मिनिस्टर भी रहे। तो कम से कम ऐसे लोग तो हों जो क्षेत्र के लोग, उस स्टेट के लोग कम से कम उनको जाने के ये हमारे यहाँ का मेंबर है, तो कम से कम हम जाके मिल तो ले एक बार उनसे। पता ही नहीं चल पाता मध्य प्रदेश के कोटे से कौन आदमी राज्यसभा में चला गया। और वो मध्य प्रदेश के लिए कर क्या रहा है वहाँ? कभी वो मध्य प्रदेश के हितों को देखता भी है पलट के, या सिर्फ अपने हितों को साधता रहता है? हमें तब मालूम पड़ता है जब वो नॉमिनेशन दाखिल करने आते हैं, तब एक बार मालूम पड़ता है कि ये फलाने साहब आ रहे हैं जो यहाँ से राज्यसभा मेंबर बनने जा रहे हैं जी। या फिर वो मंत्री बन जाए, तब समझ में आता है वो मध्य प्रदेश के कोटे के हैं। बाकी समझ में नहीं आता कि आखिर जो मिनिस्टर रहे हैं वो किस कोटे से आ रहे हैं, उनसे कौन से लोगों का क्या इंटरेस्ट हो रहा है। मेरा ये कहना है कि यदि कोई मध्य प्रदेश के कोटे से जा रहा है तो मध्य प्रदेश की जनता को उसका मालूम होना चाहिए, ताकि जनता भी अपनी बात कभी कभार उनके सामने जाके रख सके कि साहब आप मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है, इसके लिए आप कुछ काम करिए। या वो अपना पता दे दे कि वो उस राज्य के हैं, आप चाहें तो हमसे इस राज्य में आकर मिल सकते हैं। तो बहुत सारी बातें जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हम इसी पर फोकस करेंगे कि कम से कम मध्य प्रदेश से जो 29 सांसद यहाँ से जिता कर भेजे हैं, अब राज्यसभा के लिए तो कम से कम किसी राजनेता के बजाय, भले ही उनकी पार्टी का हो या कुछ समाज में काम करने वाला हो, ताकि ऐसा लगे। जयशंकर प्रसाद का आपने नाम लिया, वो देश के विदेश मंत्री और सफल मंत्रियों में वो माने जाते हैं कि वो विदेश नीति में उन्होंने अच्छा काम किया है। ऐसे बहुत से हैं। कृषि का तो कोई हो सकता है, कोई गायन में हो सकता है, इसके अलावा कोई वृक्षारोपण के लिए काम करने, पर्यावरण के लिए काम करने वाला आदमी हो सकता है। इसके अलावा सोशल वर्कर ऐसे होते हैं जो गरीबों के बीच में, झुग्गियों के बीच में जाके काम करते हैं। कोई ऐसा डॉक्टर हो सकता है जो 2 रुपये की फीस लेकर लोगों का इलाज कर रहा हो, भले उसने MD करके मैंने जो 500 और 800 हज़ार रुपये की फीस छोड़कर गरीबों में काम कर रहा हो। ऐसे किसी मसीहा की ज़रूरत है कि ऐसे किसी साहित्यकार की ज़रूरत हो जो मध्य प्रदेश की आवाज़ बुलंद करे और ये बताए कि राजनीति में जो लोग काम करते हैं उनके लिए अपर हाउस है और उसमें अपर हाउस में आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। रमेश सिंह जी से पूछूंगा। रमेश सिंह जी, आप सामाजिक सरोकार से जुड़े हैं, राज्यसभा के प्रत्याशियों को या राज्यसभा सदस्यों के बारे में आपका सोचना क्या है? और जो एकमात्र मध्य प्रदेश से चुने जाने वाले हैं, अभी बाकी सिंधिया जी का जो टर्म बचा है उसके समय और काल के लिए आप किसे बेहतर मानते हैं और क्या होना चाहिए? राघवन जी, पहले तो ये बता दूं, KP सिंह के बारे में जो बात चल रही है, तो क्या है कि KP सिंह की सीट छीन के, और सिंधिया जी को भी है, तो अमित शाह को ये डर रहा होगा कि कहीं, और होता है ऐसा कि किसी की सीट छीनी जाती है तो उसके भीतर घात की संभावना बन जाती है। वो आश्वासन जो दिया था वो तो इस तरह से दिया होगा, बाकी मुझे संभावना नहीं है कि KP सिंह को भेजे। बात कला, संस्कृति और साहित्य के लोगों को राजनीति में, राज्यसभा में भेजने की जो परंपरा है, राघवन जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बीते जमाने की चीज हो गई है। अब राज्यसभा का प्रत्याशी चयन राजनीतिक आधार पर होने लगा है, जातीय आधार पर होता है, क्षेत्रीय आधार पर होता है, उस राजनीतिक समीकरण सदस्य हो इस आधार पर होता है। कला, संस्कृति और रमेश जी, और पैसे के आधार पर भी होता है। जैसा रंजन जी ने कहा था कि कोई थैली शाह, उन्होंने थैली शाह का इस्तेमाल किया, भामाशाह नहीं का। भामाशाह ने तो राष्ट्र निर्माण के लिए पैसा दिया था। जो थैली शाह है वो थैली शाह भी इसमें अब शामिल हो गए कि भले आप शराब का कारोबार करते हैं, भले आप कुछ और दीगर कारोबार करके आपने धन कमा लिया है, लेकिन आपको प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, तो आप थैली दे दीजिए और आप राज्यसभा में चले जाइए, तो जीवन भर आप कहलाएंगे पूर्व राज्यसभा सदस्य और पेंशन तो मिलेगी आपको। तो मुझे लगता है कि वो जो चीज़ें हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं वो भले ही दूर की कौड़ी हो गई हो, लेकिन राज्यसभा तो बनाई इसीलिए गई थी और अभी कोई संविधान में या कानून में बदलाव नहीं किया गया है, अभी वही चल रहा। अलग बात है कि हम या पार्टियां उसको फॉलो नहीं कर रही हैं। जी रमेश जी। जी अच्छा, एक समीकरण मुझे जी, लुधियाना में रवनीत सिंह बिट्टू चुनाव हार गए और उन्हें मंत्री बनाया है जी, तो उन्हें राज्यसभा में कहीं ना कहीं सेट करना, तो हो सकता है अचानक रवनीत सिंह बिट्टू का नाम मध्य प्रदेश से आ जाए। जी। हाँ, आप पानी पी लीजिए, मैं जब तक लौटता हूँ आपके पास। गले में थोड़ी खराश है और बातचीत में दिक्कत हो रही है। आप पानी पिए, जब तक मैं रंजन जी के पास आता हूँ।
रंजन जी, बिट्टू का नाम लिया है जो लुधियाना से बेंत सिंह, स्वर्गीय मुख्यमंत्री के, पंजाब के मुख्यमंत्री के चिरंजीव हैं, और इसके पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे। लोकसभा टिकट देने के पहले तक वो कांग्रेस में थे, कुछ दिनों पहले वो बीजेपी में शामिल हुए थे। तो ये जो राजनीतिक जोड़ तोड़ है, ये भी एक जरिया बन गई है कि हम एडजस्ट करें और अपने लोगों को भेजें। तो ये तो अब किसी के हाथ में नहीं है, दलों के चिंतन का विषय, उनकी अपनी बात है, लेकिन ये बात जरूर हमेशा खलेगी कि राज्यसभा जिसके लिए बनाई गई थी वहां उसका इस मुद्दे पर सदुपयोग तो नहीं हो रहा है। आपकी राय? नहीं, सही कहा राघवन जी आपने। अब तो ये होने लगा कि आप किसी राज्य में किसको भेज रहे हैं, उसका असर देश के अन्य जगहों पर क्या पड़ेगा। जी, अगर कहीं चुनाव हो रहा है, और मध्य प्रदेश से बड़ा एग्जाम्पल तो है नहीं कि हम यहाँ पे, आपको याद होगा कि सुमेर सिंह सोलंकी को लाया गया, वैसे नॉलेजेबल हैं, जी, लेक्चरर भी हैं या प्रोफेसर हैं, तो ट्राइबल्स को एक मैसेज भेजना था, भाजपा उनको लाई। जी, तो अब किसी भी, आपको याद होगा लोकसभा तक में, आप याद कीजिए जब प्रज्ञा ठाकुर को टिकट दिया गया था भोपाल से, उसका मैसेज यूपी भेजना था, यूपी चुनाव होना था उस समय। तो अब तो वो जो आप बात कर रहे थे, साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, वो कालम तो बंद हो गया। अब केवल यह है कि आपकी राजनीतिक जो चौसर है, उसमें हानि लाभ, उसका रिजल्ट क्या होना है, किसको बैठाना है, और केवल उस स्टेट का नहीं, अन्य स्टेट में भी जहाँ पे चुनाव होने वाले हों। और देखिए, लंबे समय तक मध्य प्रदेश में चुनाव तो होना नहीं है, जी, यहाँ विधानसभा भी हो गया, लेकिन हरियाणा में चुनाव होना है, महाराष्ट्र में चुनाव होना है असेंबली का। तो हो सकता है उसको लेकर भी रणनीति यहाँ बन जाए कि किसको लाया जाए, सिर्फ एक खास वर्ग में आप मैसेज भेज पाए कि हमने उस वर्ग का प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश में दिया है, बिल्कुल, और उनको यहाँ भेजा जाएगा चुनाव प्रचार में। जैसे बिट्टू की बात आपने की, अभी तो चुनाव हार चुके थे, हो सकता है यहाँ पे राज्यसभा सीट खाली है, तुरंत खाली हुई है, उनको एडजस्ट कर लिया जाए, बिल्कुल, और फिर दोबारा देखेंगे भी नहीं मध्य प्रदेश में, बिल्कुल। लेकिन हमारा मीटिंग में कभी आ जाए। हमारा इसमें एक बड़ा बहुत ही क्षुद्र स्वार्थ है कि किसी को भी आप भेजिए, आप मंगल ग्रह के किसी व्यक्ति को लाकर यहाँ से राज्यसभा के लिए भेज दीजिए, अगर आ सकते हो मंगल चंद्रमा से, लेकिन उनके कामकाज का जरूर ऑडिट होना चाहिए कि उन्होंने अगर मध्य प्रदेश के लोगों के हितों को दरकिनार करके उन महानुभाव को भेजा है तो वो जरूर ये बताएं कि मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने क्या किया, और वो इसके लिए जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश उनसे पूछ सकता है अकाउंटेबिलिटी के लिए कि आपने हमारा क्या हित किया, राज्यसभा में बैठकर कितनी ऐसी बातें की जो मध्य प्रदेश के लिए लाभकारी हुई। रमेश जी, अगर आप ठीक है तो जरूर बात करें ताकि मैं अंतिम बातचीत के लिए योगराज जी की तरफ आऊं। राकेश जी, कायदे से तो राज्यसभा में ये वरिष्ठों का सदन है, विद्वानों का सदन है, पढ़े लिखे लोगों का सदन है, और इसमें ऐसे लोगों को ही जाना चाहिए जो किसी न किसी विषय में विशेषज्ञता रखते हो जी, और राष्ट्र को उस विषय में एक नई दिशा दे सके। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, राज्यसभा राजनीति की छोटा अखाड़ा बन गया लोकसभा का। यहाँ मतलब आप ये देखिए, जब 370 को लाया गया था तो राज्यसभा में ही लाया गया था, तो हाँ उनको सरकार को डर था कि हाँ विधेयक मिल सकता है, और उस वक्त रणनीति ये थी कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो मतलब धूम धड़ाका करके और किसी तरह से यहाँ से पारित करा के फिर लोकसभा में पारित करा लिया जाए। सरकार के पास इस वक्त फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, और बीजेपी बड़ी सावधानी से क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधेगी। अब वो मंत्री के टाइम पे जो पर्ची वाला काम हुआ था, अपने अमित शाह और मोदी जी की अच्छी तरह समझ में आ गया था, अब आ गया है कि वो समय जा चुका है। अब स्थिति उनकी ये नहीं है कि वो जिस किसी को थोप दे। इसलिए मेरा अपना अनुमान है कि अगर रवनीत सिंह बिट्टू को नहीं किया तो अभी दलित, आदिवासी और ओबीसी का कोटा उन्होंने पूरा कर लिया पिछले राज्यसभा चुनाव में। तो अब मुझे लगा है कि इसमें सवर्ण को लाएंगे, किसी ब्राह्मण को ले आए, ठाकुर को ले आए। रमाकांत जी का नाम तो खारिज समझिए, क्योंकि वो बीमार रहते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। अच्छा, केपी की मुझे संभावना कम से कम लगती है, तो उसमें जयपाल सिंह पवैया या नरोत्तम मिश्रा फायरब्रांड है, हो सकता है उनको लाया जाए।
तो चलिए देखते हैं कि क्या स्थिति बनेगी। हम तो इसी पर कर रहे थे कि हो सकता है किसी आदिवासी क्षेत्र के किसी तीरंदाज को लेकर आ जाए, आदिवासी क्षेत्र में कोई आदमी काम कर रहा हो, गरीबों के बीच में वो लंगोटी लगाए हो, वस्त्र भी ना पहनता हो, शायद वो आ जाए। लेकिन ये हमारी एक कल्पना है और मुझे लगता है कि सोचने के पैसे नहीं लगते, इसी सोचने में क्या जाता है। योगीराज जी, आपकी राय कि ये जो सारा मामला है कहाँ जाकर टिकेगा, क्योंकि 29 तो हमने जिताकर भेज दिए हैं। अब किसी ऐसे मनुष्य की भी हमको दरकार है जो राजनीति को छोड़कर समाज नीति की बात करता हो, जो अर्थनीति की बात करता हो और सामाजिक समरसता की बात करता हो। ऐसा कोई व्यक्ति राजसभा में जाए और अंतिम लाइन में इसमें ये जोड़ूंगा कि राजसभा में ऐसा व्यक्ति भी जाए और नियम ये बन जाए कि वहाँ चर्चा होगी, हंगामा नहीं होगा। जो हंगामा करेगा उसकी राज्यसभा से विदाई हो जाए। ये नियम तो नहीं बन सकता, लेकिन सोचने में क्या जाता है, आपकी राय? देखिए, राज्यसभा में भी अब वही लोग जाने लग गए हैं जो राजनीति करना जानते हैं जी। अब आप जिस वर्ग की बात कर रहे हैं, कलाकार, आर्ट एंड कल्चर, संगीत और डांस वाले, अब डांस वाली तो संसद में चली गई हेमा मालिनी। तो कई बार नहीं, वैज्ञानिक भी है जो डीआरडीओ में काम कर रहे हैं, हाँ, जो इसरो में काम कर रहे हैं, जो इसरो से काम करके रिटायर हो गए हैं, जिन्होंने देश के लिए मिसाइल निधि बनाकर जो अंतरिक्ष में चंद्रयान और मंगलयान भेज रहे हैं, उनका भी बनता है इसमें, क्योंकि वो पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी बात करेंगे विज्ञान के मामले में, रिसर्च के मामले में। जी राघवन जी, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन राजनीति में जब आप आते हैं, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, आपको बहुविकल्पी मोर्चे पर काम करना पड़ता है। ये बात सही है, वैज्ञानिक एक देश की धरोहर है जी, लेकिन वो एक सिंगल विषय के विशेषज्ञ हैं और जब अदर विषयों की बात आती है तो वो समझ में नहीं आता कि ये मैं इसके पक्ष में जाऊं कि ना जाऊं। हमारे यहाँ सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में भेजे गए, हमारे यहाँ रेखा राज्यसभा में भेजी गई, लेकिन ये सिर्फ अपने पाउडर लिपस्टिक पोत के और एक दिन फोटो खिंचाने के अलावा कोई भूमिका रहती नहीं है। अब यदि फिल्मों पर बात करा तो एक आध दिन ये बोल देंगी, लेकिन राज्यसभा में तो तमाम तरह के विषयों पर डिबेट होती है। तो इनमें इनका पार्टिसिपेशन क्या रहता है? 40 दिन की अनिवार्य उपस्थिति को भी पूरा नहीं कर पाते कई बार ये। योगीराज जी, दरअसल सेना के पास बहुत सारे हथियार होते हैं, जब जिस हथियार की जरूरत पड़ती है वो चलाया जाता है। अगर पूरे एक साल में एक दो बार भी अगर ये मौका लग गया कि आपको हैंड ग्रेनेड के बजाय मिसाइल लॉन्च करनी है, तो हमें लगता है कि रेखा जी की उपस्थिति उस समय सार्थक हो जाएगी। जब वो साल में एक बार किसी फिल्म की बात पर अगर बात करें कि पटकथा कैसी हो, संगीत कैसा हो, उसके बाद कलाकार कैसे हो, तो हमें लगता है कि हर शस्त्र को हमेशा नहीं चलाया जाता, उसके लिए लोकसभा है ना। बिल्कुल सही बात है। और कई बार ये होता है कि ऐसे लोग जब राज्यसभा में पहुंचते हैं तो राज्यसभा की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए तो रुक जाती है, लोग इनको ही देखने में लग जाते हैं। बिल्कुल जी, लेकिन ये है कि महत्वपूर्ण बात इसमें यही है कि आप राज्यसभा में जाएं चाहे आप लोकसभा में जाएं, जिस स्टेट से आप जाना है उसका भला जरूर आप करें। और हमारी चर्चा का मकसद ही है कि जिस राज्य से आप जा रहे हैं, कम से कम उस राज्य के प्रति आप वफादार हो, उसका हित सोचें। अलग बात है कि आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति जरूर करें, लेकिन जिस राज्य से जा रहे हैं उसके लिए क्या काम कर रहे हैं ये सोशल ऑडिट करके जरूर बताएं। ऐसी उम्मीद करते हैं कि जितने भी राज्यसभा के सदस्य हैं वो इस बात पर विचार करेंगे और पार्टियां भी उनके लिए अकाउंटेबल बनाएगी कि आप जरूर बताइए। तो तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रंजन जी, आपका साधुवाद। रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और योगीराज जी, आपका भी धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।